बच्चों, मैं जायसवाल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद वही चल रहा है। बच्चों, कुछ छोटे क्वेश्चंस लघुत्तरी में भी और लघुत्तरी में भी पूछते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है, जिसमें आप 1932 के ये कम्युनल अवार्ड से लेकर के 1946 से के बाद स्वतंत्रता तक के पूरे इतिहास को बहुत संक्षेप में हम लोग समझने का, बहुत ही सरल ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय से। इसके बाद हम पुनः समझौता पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे क्रमशः बढ़ते जाएंगे। तो ऊपर देखो बच्चों, लिखा हुआ है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय। यह 1932 ईस्वी में हुआ था। तो ये पूछता है कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्णय है क्या। एक तरह से हम आपको पिछली वीडियो में सबने अवज्ञा पार्ट 3 में बताया गया था कि दूसरे गोल में सम्मेलन जो असफल हुआ, उसकी असफलता का जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण ये था कि वहाँ पर सांप्रदायिक मतभेद उभर कर सामने आए। गांधी जी कहते थे कि हम भारतीयों के कांग्रेस जो है वो समस्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसका विरोध अंबेडकर ने ही किया कि ये दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अंबेडकर जी ने दलितों के लिए सरकार से, ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचन की मांग की। पृथक निर्वाचन क्या है मैं आगे बता रहा हूँ आपको। इसकी मांग की। अच्छा, इसके बाद द्वितीय गोल में सम्मेलन जब असफल हो जाता है, तो दूसरे गोल में सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के जो पृथक निर्वाचन की मांग थी, इस मांग को स्वीकार कर लिया उन्होंने। 16 अगस्त 1932 को ये डेट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय कब लागू किया गया। तो ये 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, इन्होंने दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके, ये इम्पोर्टेंट है, हिंदुओं से अलग मान करके उनके लिए पृथक निर्वाचन, ये वर्ड देखना, पृथक निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया दलितों को। इसी को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय कहा जाता है। अब पृथक निर्वाचन क्या है? ऐसा इसलिए किया गया, पहले आप इसको समझिए कि क्यों किया गया ऐसा। दलितों की मांग को ब्रिटिश सरकार ने क्यों मांग लिया, और किसी की मांग को नहीं ध्यान दिया, लेकिन दलितों की मांग को ब्रिटिश सरकार ने क्यों मान लिया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर किया जाए और भारतीय राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उसको कमज़ोर किया जाए और राष्ट्रवाद की भावना जो है उसको कमज़ोर किया जाए। जैसे कि सबने अवज्ञा आंदोलन में आपने देखा कि पूरा तबका जो है उभर कर सामने आया, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो उसी को कमज़ोर करने के लिए, दलितों को हिंदुओं से अलग करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया। अंबेडकर जो थे, उनका मानना था कि दलित जो हैं वो हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू उनको अस्पृश्य मानते हैं। छुआछूत क्या था उस समय में चलन, लोग दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने नहीं देते थे। तो इसीलिए अंबेडकर जी उसके उत्थान के लिए प्रयास कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि इनके लिए विधानसभाओं में आरक्षण होना चाहिए और इनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। अब देखो, ये पृथक निर्वाचन क्या होते हैं? निर्वाचन दो तरह की से होते हैं। एक होता है पृथक निर्वाचन, ये जो लिखा है, और एक पृथक निर्वाचन। एक होता है पृथक निर्वाचन, और दूसरा होता है संयुक्त निर्वाचन। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके गांव के प्रधान का चुनाव करना है, और गांव के प्रधान के चुनाव करने के लिए कहा जाए कि यहाँ पर केवल महिला सीट है ये, और यहाँ महिला प्रधान होगी। ठीक है, अब महिला प्रधान होगी तो वहाँ पर केवल महिलाएं ही खड़ी होंगी, सब महिलाएं खड़ी हुई। तो सब महिला ही जब खड़ी हुई तो उनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया। सरकार ने कहा कि भाई महिला खड़ी होगी और उनको वोट देने का अधिकार महिलाओं को ही होगा, पुरुष उनको वोट नहीं दे पाएंगे। गांव में पुरुष भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, लेकिन सीट महिला कर दिया गया और कह दिया गया कि महिलाओं का चुनाव केवल महिलाएं करेंगी। तो इससे पुरुष अपने आप को अलग महसूस करेगा।
कि गांव का निर्णय लेने में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके कह दिया गया कि महिला सीट है, महिला ही वोट देगी। तो अगर महिला सीट है और महिला ही वोट देगी तो इसे कहेंगे पृथक निर्वाचन, यानी जिसका सीट है उसी जाति के लोग उसको वोट देंगे। अभी तो हमने एग्जाम्पल दिया आपको। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि सीट महिला है लेकिन उसको वोट सब देंगे, यानी खड़ी तो महिला होगी और चुनाव प्रधान महिला ही बनेगी, लेकिन वोट उसको पूरा गांव देगा, यानी उसमें पुरुष भी है, महिला भी हैं, बूढ़े भी हैं, जो 18 साल की उम्र के पार किए हैं, सब लोग देंगे। तो इसको कहेंगे संयुक्त निर्वाचन। संयुक्त निर्वाचन में सभी व्यक्ति चुनाव करते हैं प्रतिनिधि क्या, और जबकि पृथक निर्वाचन में केवल उसी जाति के लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया। ऐसा इसलिए किया गया, मैकडोनाल्ड ने ऐसा इसलिए किया कि ताकि हिंदू और हिंदू को ही आपस में लड़ा दो, यानी दलितों को जो अंदर जो असंतोष की भावना है इसका फ़ायदा उठा करके हिंदुओं से इनको अलग कर दिया जाए। अच्छा, अगर ये सोच लो कि अगर ऐसा हो जाए कि मुस्लिम कैंडिडेट का चुनाव मुस्लिम कैंडिडेट करे, मुसलमान को वोट दें, अब मुसलमान ही खड़ा हो, दलित जहाँ हरिजन है सीट है वहाँ हरिजन खड़ा हो, केवल हरिजन ही उसको वोट दें, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि लड़ाई हो जाएगी, विभाजन हो जाएगा। और यही वो चाह रहे थे कि जहाँ हरिजन है सीट के लिए, जिस सीट को हरिजनों के लिए आरक्षित कर दिया जा रहा है वहाँ पर केवल हरिजन ही चुनाव लड़े और उसे चुनने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार सिर्फ उस गांव के हरिजनों को ही होगा, अन्य जातियों को नहीं। इससे क्या होगा, जो और वो लोग वहाँ रहते हैं वो क्या उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है? तो ये गलत होता कि नहीं होता? ये बहुत गलत होता। तो इसी को मैकडोनाल्ड ने लागू किया और इसी निर्णय को सांप्रदायिक निर्णय दिया गया, यानी एक संप्रदाय को फ़ायदा पहुंचाने का निर्णय लिया गया, इसीलिए इसको सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड का मतलब होता है कि संप्रदाय को उपहार दे दिया गया, एक तरह से पुरस्कार कर दे दिया गया। और वो पुरस्कार किस संप्रदाय को दिया गया था? दलितों को दिया गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी को पास हुआ था। इसको सांप्रदायिक निर्णय किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने लागू किया था। अच्छा, अब आगे पूना समझौता जो है ये इसी से रिलेटेड है। जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है तो उस समय गांधी जी जेल में होते हैं। जिस समय यह निर्णय लिया गया उस समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे। 18 अगस्त को उन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड को पत्र लिखा। 16 अगस्त 1932 को ये निर्णय लिया जाता है, प्रस्ताव पास होता है, और 18 तारीख को गांधी जी मैकडोनाल्ड को पत्र लिखते हैं और उनको ये चेतावनी देते हैं कि यदि 20 सितंबर 1932 ईस्वी तक अगर हमारी मांग को, उनकी मांग क्या थी कि कम्युनल अवार्ड को वापस ले लिया जाए, अगर इसको आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आता है। परिणाम स्वरूप गांधी जी 20 सितंबर 1932 ईस्वी से जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और जब आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी सेहत जो है में गिरावट आने लगती है। जो कांग्रेसी नेता थे सब बड़े चिंतित होते हैं, क्योंकि गांधी जी बड़े लोकप्रिय थे, तो सब चिंतित होते हैं। और लास्ट में मदन मोहन मालवीय जो है ये प्रयास करते हैं, अंबेडकर जी को समझाते हैं। इसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक वार्ता होती है और इस वार्ता के बाद 26 सितंबर 1932 ये डेट 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। इसी समझौते को हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि यह समझौता पूना में होता है इसीलिए इसे हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। समझौता में होता क्या है? समझौता में ये होता है कि अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया। कहा कि ठीक है, गांधी जी ने कहा उनसे कि भाई आप जो ये पृथक निर्वाचन की बात है इसको वापस ले लीजिए। हम लोग हिंदू हैं तो सब हरिजनों के लिए हम सीट आरक्षित कर देंगे, दलितों के लिए विधानसभाओं में सीट आरक्षित रहेगी, लेकिन उनका चुनाव सब लोग करेंगे। उनका चुनाव जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली से नहीं होगा, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से होगा। तो
इस बात को अंबेडकर जी ने मान लिया कि ठीक है, हम पृथक निर्वाचन की जो मांग है, अलग से जो निर्वाचन कराने की मांग है, उसको हम वापस ले लेंगे। तो पृथक निर्वाचन की मांग को अंबेडकर जी वापस ले लेते हैं और इसके बदले में गांधी जी जो है विधानमंडल में दलितों के लिए जो सुरक्षित स्थान है वो 75 स्थान पहले था। विधानमंडल मतलब व्यवस्थापिका, उस समय जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें हरिजनों के लिए, दलितों के लिए 75 सीट आरक्षित थी, उसको बढ़ा करके 148 कर दिया गया ताकि अंबेडकर भी खुश रहें और पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लेते हैं अंबेडकर जी। इससे गांधी जी खुश होते हैं और यह जो है एक तरह से हिंदुओं में एकता बनाए रखने के लिए गांधी जी ने एक प्रयास किया था और जिसमें वो सफल भी हुए थे। इसके बाद गांधी जी को लगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कि भाई दलित अपने आप को हिंदुओं से कटा हुआ महसूस क्यों कर रहा है। तो जब उन्होंने जाना कि इनके साथ जो वास्तव में इसका जड़ है वो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, दलितों के साथ वास्तव में बहुत समय से भेदभाव होता चला आ रहा है। इनकी बस्तियां जो है वो शहर के बाहर हुआ करती थी, इनको सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही थी, इसलिए दलित अपने को हिंदुओं से कटा महसूस करते थे। तो इसलिए इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, जब 1932 में जेल से बाहर आते हैं तो अपना दलितों के उत्थान के लिए जो है ये हरिजन सेवा समिति बनाते हैं। इसके बाद इन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया कि ये भगवान की संतान है, ईश्वर की संतान है और दलितों की सेवा में जुट जाते हैं, छुआछूत को मिटाने का प्रयास करते हैं। पूना समझौते से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। पॉइंट छोटे तो नहीं हैं, इस पर तो लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन आपको जानने लायक जो ज़रूरी चीज़ है वो संक्षेप में और सरल ढंग से बताते हुए हम इस पाठ को आगे ले चलते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक चला, ठीक है। इसके आगे आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। इस विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीयों से को आश्वासन दिया था कि यदि वे सहयोग करते हैं तो हम युद्ध के बाद उनकी मांगों पर विचार करेंगे। आप जानते हैं गांधी जी ने भी भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था और केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने उनसे खुश होकर के गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। प्रश्न ये भी पूछता है कि केसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी, तो महात्मा गांधी को मिली थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो लेकिन जब युद्ध समाप्त होता है तो जैसा भारतीयों की उम्मीद थी वैसा कुछ होता नहीं है, उनको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 का शुरू होता है तो भारतीयों को भी लगता है कि मौका अच्छा है, ब्रिटिश सरकार फंसी हुई है अपनी मांगों को मनवाने की। अब भारतीय की जो कांग्रेस पार्टी थी वो शर्त रखती है कि हम आपका सहयोग इस युद्ध में तब करेंगे जब आप हमें स्वतंत्र करने का निर्णय ले लोगे। ब्रिटिश सरकार ऐसा कोई आश्वासन नहीं देती है, वो सहयोग तो चाहती है लेकिन इस तरह का कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं होती है। परिणाम ये होता है कि कांग्रेस जो है वो इनका सहयोग न करने का निर्णय लेती है। इसी मौके का फ़ायदा मुस्लिम लीग भी उठाती है। मुस्लिम लीग ये मुसलमानों की पार्टी है और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्म यही 1940 ईस्वी से होता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत यह कहता है कि भारत जो है वो दो कौमों, एक कौम का नहीं, दो कौमों हिंदू और मुसलमानों का देश है। यानी कि भारत जो है वो दो देश है, एक हिंदू और मुसलमानों का देश है। ये दो कौम यहाँ रहती हैं, हिंदू और मुसलमान। और इसलिए 1940 ईस्वी में लाहौर में जो अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की। वे कहते हैं कि हमें भारत के साथ नहीं रहना है, अगर अंग्रेज़ भारत को स्वतंत्र करते हैं तो हमको भी स्वतंत्र किया जाए, हमारे लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, यानी भारत का बंटवारा किया जाए। यही दो राष्ट्र सिद्धांत यही है कि भारत दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमानों का। तो प्रश्न यहाँ ये बनता है कि मुस्लिम लीग ने की स्थापना कब हुई? ये तो 1906 ईस्वी में कई बार प्रश्न पूछा गया है। और अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की। कब की? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में की? लाहौर अधिवेशन में की। अच्छा, एक प्रश्न और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये पाकिस्तान शब्द है,
इस पाकिस्तान शब्द का विचार जो है कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य पाकिस्तान होगा, उसका नाम पाकिस्तान होगा, इस शब्द का जो है विचार जो है सबसे पहले रहमत अली के मन में आया। ये चौधरी रहमत अली जो है वो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उस समय, और उनके मन में ये सबसे पहले आया कि पाकिस्तान जो है 5 राज्यों को, अफ़गान, पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इस तरह से 5 राज्यों को मिला करके एक अलग राज्य मुसलमानों का बनेगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो यह शब्द जो है सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? रहमत अली के। लेकिन पाकिस्तान राज्य की अलग मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया। इसके बाद 1942 में स्थितियां बदलती हैं, विश्व युद्ध चल रहा होता है। जापान जो है वो रंगून पर कब्जा कर लेता है, एकदम नज़दीक आ जाता है भारत के, और तब ब्रिटिश सरकार को ये लगता है कि अब भारतीयों के सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसने भारतीयों को बनाने के लिए 1942 ईस्वी में एक दल भारत भेजती है जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से हम जानते हैं। इसके अध्यक्ष जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में चूँकि दल भारत आता है, इसलिए इनके नाम से इस दल का नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। प्रश्न ये भी पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 ईस्वी में। लेकिन ये जो प्रस्ताव लेके आया था वो प्रस्ताव कांग्रेस को स्वीकार नहीं हुआ, ना तो मुस्लिम लीग ने ही इसको स्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस इस प्रस्ताव के तहत यह था कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो जितने ब्रिटिश राज्य हैं वो चाहे तो भारत में सम्मिलित हों चाहे ना हों, उनकी इच्छा के ऊपर है। तो इस तरह से एक तरह से इस प्रस्ताव के द्वारा भारत को कई टुकड़ों में बांटने का एक तरह से प्रयास था अंग्रेज़ों का, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। और मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी नहीं स्वीकार किया। तो इस तरह से यह मिशन असफल हो जाता है। जब मिशन असफल हो जाता है तब जो है भारतीयों में थोड़ा निराशा होती है और परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने शुरू किया। महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। स्थान 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की और वहाँ 70 मिनट का अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। और इसी भाषण में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, या तो हम अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे या तो फिर इसको स्वतंत्र करते हुए हम मर जाएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त होता है। ब्रिटेन में चुनाव होता है, वहाँ पर नई सरकार बनती है उदारवादी दल की, और वहाँ के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं। क्लीमेंट एटली भारत के प्रति सहानुभूति रखते हैं और वो जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे घोषणा करते हैं कि हम 1948 के पहले भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसके पहले भारतीय अपना संविधान बना लें, और उनको संविधान बनाने में सहायता करने के लिए 1946 ईस्वी में वो एक दल को भारत भेजते हैं जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आता है। ये भी पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 ईस्वी में आया। और इसी मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान भारत में बनता है। आगे चल कर के जब भारत का संविधान बनता है तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन हम संक्षेप में बता रहे हैं आपको कि जब भारत का संविधान का निर्माण होता है तो मुस्लिम लीग को लगता है कि हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, तो वो सांप्रदायिक दंगे शुरू करवा देती है। लास्ट में ये होता है कि दंगों को रोकने के लिए ये निर्णय लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाएगा, हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग राज्य बनाया जाएगा। और यह राज्य जो बनता है माउंट बेटन योजना के तहत। माउंट बेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947। इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाता है।
आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म होता है। भारत एक नए राज्य के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म होता है। इसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलती है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन जाता है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है और भारत वास्तविक रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूरतमंद कक्षा 10 के विद्यार्थियों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।